हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बिलॉजिकल में। और दोस्तों, आज की इस वीडियो सीरीज़ में हम पार्ट 3 यानी फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जो कि हमारे एग्ज़ाम्स के प्रोस्पेक्टिव से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो टोटल पार्ट हैं, जो सारे भाग हैं, वो 22 हैं। और उन 22 भाग में से एक भाग है पार्ट 3। ठीक है, पार्ट 3 बात करता है फंडामेंटल राइट्स के बारे में। और फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक दिए गए हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आर्टिकल 12 क्या कहता है। आर्टिकल 12 में डेफिनेशन दी गई है स्टेट की। ठीक है, कि स्टेट की जो डेफिनेशन होगी उसमें क्या क्या इंक्लूड होगा। गवर्नमेंट आएगी, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया आएगा, और गवर्नमेंट ऑफ एंड लेजिस्लेचर ऑफ ईच स्टेट आएगा। और जितनी भी लोकल अथॉरिटीज़ होंगी सारी, ये सभी स्टेट की डेफिनेशन में आती हैं। तो अभी हम आगे जहाँ भी वर्ड देखते हैं ना स्टेट, तो हमें वो इसी आर्टिकल के अकॉर्डिंग लगा के पढ़ना होता है, इसी से कोरिलेट करके पढ़ना होता है। ठीक है, तो पार्ट 3 आर्टिकल 12 डेफिनेशन ऑफ स्टेट आपको बता दिया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 कहता है लॉज इनकंसिस्टेंट विद और इन डेरोगेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। ये कह रहा है जो भी कानून, जो भी लॉज फंडामेंटल राइट के इनकंसिस्टेंट होते हैं, ठीक उसके विरोध में होते हैं, वो वॉइड होंगे। आर्टिकल 13 में बात की गई है। आर्टिकल 13 का सब क्लोज 2 जो है वो ये कहता है कि स्टेट शैल नॉट मेक एनी लॉ विच टेक अवे और एब्रिजेस द राइट्स कन्फर्ड बाय दिस पार्ट। कोई भी स्टेट ऐसा लॉ नहीं बनाएगी जो हमारे फंडामेंटल राइट को हमसे दूर कर दे। अगर ऐसा लॉ बनाती है, अगर वो लॉ इसके कंट्रावेंशन में होता है फंडामेंटल राइट्स के, तो फिर वो वॉइड माना जाएगा। ठीक है, ये आर्टिकल 13 का सब क्लोज 2 बोलता है। हम यहाँ पर इम्पोर्टेंट देखने वाले हैं सभी आर्टिकल्स में, तो इसलिए जो चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से, उसे हम स्किप करते चलेंगे। आर्टिकल 13 का 3 कहता है, सब क्लोज 3, जहाँ पर लॉ की डेफिनेशन दी गई है कि लॉ की डेफिनेशन में आएगा क्या क्या। लॉ की डेफिनेशन में आएगा ऑर्डिनेंस, जो राष्ट्रपति जारी करते हैं, अध्यादेश। और ऑर्डर, बाय लॉ बोलते हैं जो लोकल अथॉरिटीज़ द्वारा जो लॉ बनाए हो गए होते हैं। रूल्स, रेगुलेशन, नोटिफिकेशन, कस्टम और यूसेज, ये सभी जो है लॉ की डेफिनेशन में आते हैं। ठीक है, चलिए। और हाँ, इसमें आर्टिकल जो 368 है, जो अमेंडमेंट के बारे में बात करता है, प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट के बारे में बात करता है, वो लॉ नहीं माना जाता। ठीक है, वो लॉ नहीं होता। लेकिन अगर वो उसके अंदर कोई ऐसा लॉ, जो आर्टिकल 368 है वो प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट के बारे में बात करता है कॉन्स्टिट्यूशन में, तो अगर हम कोई भी प्रोसीजर लाते हैं, कोई भी अमेंडमेंट लाते हैं, तो वो लॉ नहीं माना जाएगा। लेकिन अगर वो इसको कंट्रावेंट करता है फंडामेंटल राइट को, ठीक है, और उसके बेसिक स्ट्रक्चर को हार्म करता है, उसके बाद में हम इसे कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 14 कहता है इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, राइट टू इक्वालिटी की बात करता है। दोस्तों, ये देखिए, इक्वालिटी बिफोर लॉ जो है ना, ब्रिटिश ओरिजिन टर्म है, याद रखना है, ब्रिटिश ओरिजिन टर्म। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ जो है वो अमेरिकन ओरिजिन टर्म है। ठीक है, तो स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर लॉ और द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। आर्टिकल 14 बात करता है। चलिए, आर्टिकल 15 क्या कहता है। आर्टिकल 15 कहता है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन द बिहाफ ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। स्टेट बिल्कुल भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगी उन्हें। ठीक है, और यह आर्टिकल 15 का फर्स्ट बोलता है। और आर्टिकल 15 का सब क्लोज 2 जो कहता है वो ये कहता है नो सिटीजन शैल ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम बी सब्जेक्ट टू एनी डिसेबिलिटी, लाइबिलिटी, रेस्ट्रिक्शन और कंडीशन विद रिगार्ड टू एक्सेस टू शॉप। मतलब ये जितने भी क्राइटेरिया दिए गए हैं, इनके बिहाफ पर आप किसी भी सिटीजन को किसी दुकान में जाने के लिए, कहीं पब्लिक रेस्टोरेंट में जाने के लिए, किसी होटल में जाने के लिए, या फिर कोई भी और पब्लिक प्लेस होता है, पब्लिक एंटरटेनमेंट के पर्पज़ से बना है या किसी और पर्पज़ से, वहाँ जाने से आप उन्हें मना नहीं कर सकते। तो वो सोशली डिस्क्रिमिनेशन माना जाएगा, जो कि आर्टिकल 15 के अगेंस्ट होगा। जो कुएँ वगैरह होते हैं, वेल्स होते हैं, टैंक्स होते हैं, बाथिंग घाट्स होते हैं, या रोड वगैरह होते हैं, ये सभी पब्लिक एंटरटेनमेंट की चीज़ें हैं, पब्लिक प्लेसेस हैं। यहाँ पर इनके
आप उन्हें डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते इनके बिहाफ पर। ये आर्टिकल 15 का सब क्लोज 2 बोलता है। ठीक, चलिए हाँ, और आर्टिकल 15 का थर्ड जो बोलता है, इंपॉर्टेंट है, मार्क करिएगा, कि नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी स्पेशल प्रोविज़न फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन। मतलब ये कह रहा है कि स्टेट को कोई ऐसा, मतलब स्टेट अगर वुमेन और चिल्ड्रन के बारे में लॉ बनाना चाहे स्पेशल तो वो बना सकती है। वहाँ ये नहीं माना जाएगा कि हाँ आपने उन्हें मतलब डिस्क्रिमिनेट कर दिया औरों के बीच में। अगर स्पेशली लॉ बनाना चाह रहे हैं वुमेन और चिल्ड्रन के बीच में तो बना सकते हैं। ठीक है, अच्छा, आर्टिकल 15 का फोर्थ देख लेते हैं। आर्टिकल 15 का फोर्थ कह रहा है कि स्टेट को कुछ भी ऐसा डिनाई नहीं करेगा स्पेशल प्रोविज़न बनाने के लिए जो कि सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस हैं। ठीक, सोशली टर्म याद रखना, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस हैं उनके लिए, या फिर जो स्केड्यूल कास्ट या और स्केड्यूल ट्राइब्स हैं उनके लिए स्पेशल प्रोविज़न बना सकता है स्टेट। आर्टिकल 15 के लिए, आर्टिकल 15 का 4 बोलता है, ये याद रखना है। चलिए, और कुछ वैसे खास इसमें इंपॉर्टेंट है नहीं बाकी। जी आगे बढ़ते हैं, चलो। आर्टिकल 16 देखिए, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। ये कह रहा है कि देयर शैल बी इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सिटीजन्स इन मैटर रिलेटिंग टू एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, और नो सिटीजन शैल ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ, रेजिडेंस be ineligible for or discriminated against in respect of any employment or office under any state। ये कह रहा है ये जो आपको क्राइटेरिया दिए गए हैं इनके ब्याह पर किसी भी ऑफिस में आपका डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, भेदभाव नहीं किया जाएगा आपके साथ में। कोई भी एम्प्लॉयमेंट आप कर रहे हो, कहीं भी आप जॉब कर रहे हो, बिल्कुल नहीं किया जाएगा। और ये 16 का 2 बोलता है। ठीक है, 16 का फर्स्ट कहता है कि सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, और 16 का 2 बोलता है कि ये जो क्राइटेरिया दिए गए हैं सभी इनके बिहाफ पर आपको डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा। डिस्क्रिमिनेट इन द सेंस कि इन बिहाफ पर, इन क्राइटेरियाज पर किसी और को जॉब दे दी गई है और इनको मद्देनजर रखते हुए आपको जॉब नहीं दी जा रही है, इनएलिजिबल ठहरा दिया गया है। ठीक है, और 16 का 4 जो बोलता है, 16 का 4 कहता है कि स्टेट लॉ बना सकती है रिजर्वेशन ऑफ अपॉइंटमेंट्स के लिए, पोस्ट इन फेवर्ड ऑफ एनी बैकवर्ड क्लासेज ऑफ सिटीजन्स, इनके लिए लॉ बना सकती है जो कि एडिक्वेटली रिप्रेजेंट नहीं करते हैं सर्विस में। जो भी सर्विसेज हैं, जो भी जॉब्स वगैरह हैं, इनमें अगर एडिक्वेटली रिप्रेजेंट नहीं कर रही है कोई भी कम्युनिटी तो बैकवर्ड क्लासेस, ठीक है, उनके लिए स्पेशल लॉ बना सकती है। ये 16 का 4 बोलता है। जैसे SC ST के लिए रिजर्वेशन का प्रावधान है वो 16 के 4 के अकॉर्डिंग है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें अब देखते हैं क्या है। और 16 का 16 का सब क्लोज 6 बोलता है कि स्टेट लॉ बना सकती है किसी एनी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए, EWS, सही है, EWS के लिए रिजर्वेशन का प्रावधान कर सकती है, स्पेशल प्रोविज़न बना सकती है, एक्सेप्ट जो 16(4) में बैकवर्ड क्लासेस के लिए जो रिजर्वेशन की बात की गई है उसको छोड़ करके, वो रिजर्वेशन अलग है और ये 16(6) वाला रिजर्वेशन अलग है, ये याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 17 में अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी की बात की गई है। छुआछूत बिल्कुल प्रोहिबिटेड होगी, एबोलिश्ड होगी, इसकी प्रैक्टिस को फॉरबिडन माना जाएगा, और अगर कोई ऐसी प्रैक्टिस करता है, छुआछूत करता है, तो ऑफेंस माना जाएगा उसको। आर्टिकल 17 बोलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 18 कहता है अबोलिशन ऑफ टाइटल्स का अबोलिशन होगा। मतलब ये जो टाइटल्स कैसे, महाराणा प्रताप, राजा हरिश्चंद्र, ऐसे ऐसे जो भी टाइटल्स है इन सभी का जो है अबोलिशन होगा। तो 18 का फर्स्ट सब क्लोज कहता है कि नो टाइटल नॉट बीइंग मिलिट्री और अकादमिक डिस्टिंक्शन, मिलिट्री मतलब मेजर जनरल, ये इन सब को छोड़कर, और अकादमिक डिस्टिंक्शन मतलब डॉक्टर, एडवोकेट, ये जो हैं इनको छोड़कर, शैल बी कन्फर्ड बाय द स्टेट। तो मिलिट्री वाले टाइटल को छोड़कर और अकादमिक डिस्टिंक्शन वाले टाइटल को छोड़कर जो है और बाकी कोई भी टाइटल स्टेट द्वारा नहीं दिया जाएगा। अब यहाँ स्टेट की डेफिनेशन को आपको आर्टिकल 12 के हिसाब से कोरिलेट करना है। ठीक है, ये आर्टिकल 18 का सब क्लोज फर्स्ट बोलता है। इसका सेकंड क्या कहता है? सेकंड कहता है नो सिटीजन ऑफ इंडिया शैल एक्सेप्ट एनी टाइटल फ्रॉम
एनी फॉरेन स्टेट, ये कह रहा है कि कोई भी इंडिया का सिटीजन कोई भी टाइटल किसी फॉरेन स्टेट से नहीं लेगा। ठीक। आर्टिकल 18 का थर्ड क्या बोलता है, वो कहता है कि नो पर्सन हु इज़ नॉट सिटीजन ऑफ इंडिया, कोई भी ऐसा पर्सन जो कि सिटीजन नहीं है इंडिया का, और यहाँ पर वाइल ही होल्ड्स एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट और ट्रस्ट अंडर द स्टेट, कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मतलब यहाँ जॉब कर रहा है या फिर कोई ऐसा ऑफिस उसने लिया हुआ है जो मतलब गवर्नमेंट के अंदर आता है, तो वो कोई भी टाइटल किसी फॉरेन स्टेट से नहीं लेगा विदाउट द कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट, मतलब उसे प्रेसिडेंट की कंसेंट लेनी पड़ेगी, सहमति लेनी पड़ेगी। ये आर्टिकल 18 का थर्ड बोलता है। और आर्टिकल 18 का फोर्थ क्या कहता है, ये कहता है कि नो पर्सन होल्डिंग एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट और ट्रस्ट अंडर द स्टेट, कोई भी व्यक्ति जो कि मतलब यहाँ भारत का ही है, क्योंकि फॉरेन जो सिटीजन नहीं है यहाँ का उसके लिए तो आर्टिकल 18 के थर्ड में प्रावधान है ना, सब क्लोज 3 में। ये आर्टिकल 4 है, जो सिटीजन यहाँ का ही है वो अगर उसने कोई ऑफिस लिया है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट और ट्रस्ट अंडर द स्टेट, तो वो विदाउट द कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट की बिना किसी सहमति के कोई भी क्या कहते हैं, कोई भी गिफ्ट उपहार या किसी भी तरह का ऑफिस फॉरेन में या फिर किसी और तरह का कैसा कुछ भी प्रेसिडेंट की मर्जी के बिना नहीं लेगा। ये 18 का 4 बोलता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 19 काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से, ठीक से ध्यान दीजिएगा। प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच, इसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच के रिगार्डिंग प्रोटेक्शन है। तो देखते हैं क्या है। आर्टिकल 19 का क्लोज फर्स्ट का सब क्लोज ए बोलता है। पहले क्या देखते हैं, पहले हम देखते हैं क्लोज 1 क्या कहता है, ऑल सिटीजन शैल हैव द राइट। ये आर्टिकल 19 का क्लोज फर्स्ट बोलता है ऑल सिटीजन शैल हैव द राइट। अब हम पढ़ते हैं सब क्लोजेज, कौन कौन सा राइट। सब क्लोज ए, टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ठीक है, सभी को अपने बोलने का और अपनी सब कुछ बातें व्यक्त करने का अधिकार होगा, खुली छूट होगी, स्वतंत्र होंगे सभी। इसका सब क्लोज बी, टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स, बिना हथियार वगैरह के तुम इकट्ठा हो सकते हो और सभा वगैरह कर सकते हो। ये सब क्लोज बी बोलता है। सब क्लोज सी क्या कहता है, टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियंस, संगठन वगैरह बना सकते हो तुम आप, ठीक है। और इसी में दोस्तों इस सब क्लोज सी में ही अमेंडमेंट हुआ जिसमें वर्ड जोड़ा गया और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियंस और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। तो अमेंडमेंट था वो 97 अमेंडमेंट एक्ट 2011, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। फिर सब क्लोज डी, टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, पूरे भारत के अंदर आप कहीं भी घूम सकते हो फ्रीली, कोई रोक टोक नहीं, कुछ नहीं। सबसेक्शन ओ सब क्लोज ई कहता है, टू रिजाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया, आप कहीं भी जा सकते हो, कहीं भी रह सकते हो, कहीं भी सेटल हो सकते हो भारत के किसी भी भाग में। ये सब क्लोज ई बोलता है। सब क्लोज एफ था राइट टू प्रॉपर्टी, जो कि 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 के अकॉर्डिंग ख़त्म कर दिया गया, ठीक है। सब क्लोज जी बोलता है, टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस, तो आप कोई भी क्या कहते हैं, कोई भी काम धंधा कर सकते हो, कोई भी बिजनेस कर सकते हो, कोई भी ऑक्यूपेशन कर सकते हो, ये जी बोलता है। अब इनके कुछ अपवाद भी हैं, अपवाद भी हम देख लेते हैं हल्का हल्का। जब फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात होती है सब क्लोज ए में, तो स्टेट जो है आप पर पाबंदी लगा सकती है, किस भी आप पर, अगर सोवरेंटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया खतरे में है, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट के लिए फ्रेंडली रिलेशन ख़राब होने का खतरा है, मतलब आप कुछ ऐसा बोल रहे हो, आप फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का ऐसा इस्तेमाल कर रहे हो कि फ्रेंडली रिलेशन ख़राब हो सकते हैं फॉरेन स्टेट से, ठीक है, तो तब पाबंदी लगाई जा सकती है। पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी और मोरालिटी को ध्यान में रखते हुए, ठीक, इन सब को ध्यान में रखते हुए पाबंदी लगाई जा सकती है। और अगर वहीं बात होती है असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स के बारे में, तो उसमें पाबंदी लगाई जा सकती है सोवरेंटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया के ब्याह पर, पब्लिक ऑर्डर, ठीक, इनके ब्याह पर लगाई जा सकती है। और अगर बात होती है हमारा टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियन और कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो फिर से सोवरेंटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, पब्लिक ऑर्डर और मोरालिटी, और ठीक, अगला क्या है, टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया,
यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक और द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ एनी स्केड्यूल्ड ट्राइब। ठीक है, अगर स्केड्यूल्ड ट्राइब की प्रोटेक्शन खतरे में है तो भी यहाँ पर पाबंदी लगाई जा सकती है कहीं भी फ्रीली मूव करने के लिए। ठीक, कहीं मतलब वो रिजाइड कर रहे हों स्केड्यूल्ड ट्राइब जनजातियाँ, तो उन्हें कहीं दिक्कत ना हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो ऐसा करके इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक भी है कि किसी जनरल पब्लिक कि आपके इधर उधर घूमने से किसी और को कोई खतरा ना हो, तो इसमें भी यहाँ पर पाबंदी लगाई जा सकती है। ठीक है दोस्तों, टू रिजाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया, ये सब क्लोज ई है। सब क्लोज ई में भी वही बात की गई है, उसी की क्या कहते हैं, यही इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक पाबंदी लगाई जा सकती है, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ एनी स्केड्यूल्ड ट्राइब, इसके ब्याह पर, ये दोनों के ब्याह पर। ठीक है, अब इसका हम जी देखते हैं। जी में राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी और एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस। अब आप कहोगे इस पर कुछ कुछ पाबंदी कैसी हैं ये, अब आप कहोगे कि हम 12th पास कर लिया आपने कि हम तो वकील बनना है, हमें तो जज बनना है। ठीक, तो उसके लिए तो बाबा आपके पास में वो होना पड़ेगा ना, उसके लिए आपको प्रॉपर डिग्री चाहिए, प्रॉपर एग्ज़ाम पास करना पड़ेगा। तो इन ब्याह पर भी आप अगर जाके आप सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ने लगो कि मेरा तो ये फंडामेंटल राइट है टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, मुझे वकील बनना है, मुझे जज बनना है, तो और मेरा ये फंडामेंटल राइट इन्फ्रिंज हो रहा है, तो उसके ब्याह पर यहाँ पर पाबंदी लगाई गई है कि जो चीज़ इसकी ज़रूरत है, जो अकादमिक क्वालिफिकेशन चाहिए, जो टेक्निकल क्वालिफिकेशन चाहिए, वो आपको फुलफ़िल करनी पड़ेगी, तभी आप कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये आर्टिकल 19 कंप्लीट हो गया बिल्कुल। आर्टिकल 20 प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। ठीक है, यहाँ पर किसी भी अपराध के मामले में अगर कन्विक्ट हो जाते हैं या फिर होने वाले होते हैं, जो भी है उसके रिगार्डिंग यहाँ पर प्रोटेक्शन दी गई है। तो आर्टिकल 20 का सब क्लोज, इसमें 3 सब क्लोज हैं। सब क्लोज 1 देखते हैं क्या कहता है। सब क्लोज 1 का मतलब होता है, लैटिन टर्म में क्या बोलते हैं इसको, एक्स पोस्ट फैक्टो लेजिस्लेशन, मतलब नो पर्सन शैल बी कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस एक्सेप्ट फॉर वायलेशन ऑफ लॉ इन्फोर्स एट द टाइम ऑफ द कमीशन ऑफ द एक्ट चार्ज। ठीक है, नॉर बी सब्जेक्टेड टू पेनल्टी ग्रेटर देन, ठीक, एट द टाइम ऑफ द कमिटिंग ऑफ द ऑफेंस। ये आर्टिकल 20 का सब क्लोज 1 कहता है। इसका मतलब ये है कि कोई भी पर्सन जो कन्विक्ट नहीं किया जाएगा एक्सेप्ट फॉर वोलेशन ऑफ लॉ के, अगर उसने कोई लॉ जो है वोलेट नहीं किया है तो आप उसे कन्विक्ट नहीं कर सकते। ठीक, अगर आप उसे दूसरा, इसी का दूसरा पॉइंट क्या बोलता है, ये बोलता है कि अगर कन्विक्ट कर लेते हो, उसने लॉ अगर कोई वोलेट किया भी है, तो जितनी उस लॉ में पेनल्टी है उससे आप ज़्यादा नहीं दे सकते। सपोज 5 साल है उस लॉ को वोलेट करने के लिए पेनल्टी, तो यानी आप 6 साल दे दोगे। ठीक, तो ये सब क्लोज 1 बोलता है। सब क्लोज 2 क्या कहता है, डबल जियोपार्डी, नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस। एक ही व्यक्ति 2 बार किसी भी ऑफेंस के लिए प्रोसिक्यूट नहीं किया जाएगा। ठीक है, इसका 3rd क्या बोलता है, सब क्लोज 3 सेल्फ इंक्रिमिनेशन, कोई भी व्यक्ति को मजबूर नहीं किया जाएगा उसके खिलाफ विटनेस बनने के लिए कि अपनी गवाही खुद दे कोर्ट में, उसे मजबूर नहीं किया जाएगा। नो पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस शैल बी कंपेल्ड टू बी अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। ये बोलता है सेल्फ इंक्रिमिनेशन। आर्टिकल 20 कंप्लीट। 21 की तरफ बढ़ते हैं। 21 प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। तो ये कह रहा है दोस्तों कि कोई भी व्यक्ति को उसकी लाइफ से वंचित नहीं किया जाएगा, उसकी लिबर्टी से वंचित नहीं किया जाएगा, डिप्राइव नहीं किया जाएगा, एक्सेप्ट प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, बिना किसी लॉ के। ठीक, और ये प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ टर्म जो है ये जापान से ली गई है, याद रखना है, बोरोड फ्रॉम जापान। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 21A 21 से बोलता है राइट टू एजुकेशन। ये बाद में डाला गया कॉन्स्टिट्यूशन में, 86वां संविधान संशोधन 2002, 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002। इसका मतलब ये है स्टेट शैल प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन जिनकी एज 6 से 14 साल तक के बीच में होगी। इसमें ये बोलता है। आर्टिकल 22 इंपॉर्टेंट है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। अगर आप अरेस्ट या डिटेन कर लिए जाते हो कुछ केसेस में, उनके रिगार्डिंग यहाँ पर प्रोटेक्शन दी गई है। तो इसका सब क्लोज 1 बोलता है कि नो पर्सन हु इज़ अरेस्टेड शैल बी डिटेन इन कस्टडी विदाउट बीइंग इन्फॉर्म्ड। जो भी डिटेन किया गया है कस्टडी में, उसे इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि क्यों किया गया है, जितनी जल्दी हो सके, एज सुन एज मे बी।
और उसे ग्राउंड्स बताने पड़ेंगे अरेस्ट के। अगर उसे अरेस्ट किया गया है कि क्यों अरेस्ट किया गया है, और उसे मना भी नहीं किया जाएगा उसकी पसंद के लीगल प्रैक्टिशनर एडवोकेट से सलाह लेने के लिए। उसे राइट टू कंसल्ट भी होगा। ये सब क्लोज फर्स्ट बोलता है। ठीक, सब क्लोज टू का कहता है, सब क्लोज टू कहता है जो अरेस्ट किया गया है या फिर डिटेन इन कस्टडी है उसे 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा, एक्सक्लूडिंग द टाइम, जो टाइम अरेस्ट करते समय लगा, जैसे कि अरेस्ट करने से लेकर और कोर्ट तक पहुंचाने के बीच में जो टाइम था बीच का, उसे घटा करके वो नहीं लगा जाएगा इसमें। ठीक है, बाकी जितनी देर आपने कस्टडी में या डिटेन करके या अरेस्ट करके उसे थाने के अंदर रखा वो माना जाएगा। वो टाइम 24 घंटे से ज़्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए। 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करना पड़ेगा आपको। ठीक है, ये सब क्लोज 2 बोलता है आर्टिकल 22 का। अब ये आर्टिकल 22 के जो सब क्लोज 1 और 2 अभी बताए हैं, इनके लेकर के एक्सेप्शन भी है। अब एक्सेप्शंस है क्या? एक्सेप्शन आपको याद रखने ध्यान से, ये दोनों क्लोज जो है फर्स्ट और 2, ये एनिमी एलियन पर अप्लाई नहीं होता है। अब एलियन का मतलब होता है जो दूसरे ग्रह से आते हैं, तो यहाँ पे एलियन का सबसे पहला मतलब तो वो हो गया जो फॉरेनर्स होंगे, जो दूसरे देश से आएंगे। ठीक, लेकिन यहाँ है एनिमी एलियन। एनिमी एलियन का मतलब है यहाँ पर उस देश से आने वाला एलियन, उस देश से आने वाला इंसान जिसके साथ में हमारे संबंध जो है वो फ्रेंडली नहीं है। जैसे पाकिस्तान वगैरह 2 तरह के होते हैं, एनिमी एलियन और फ्रेंडली एलियन। तो पाकिस्तान, चीन वगैरह ये हमारे एक तरह से एनिमी एलियन है। तो फर्स्ट और सेकंड जो क्लोज है, सब क्लोज है, जो क्लोज है उसके राइट्स जो हैं एनिमी एलियन को नहीं मिलेंगे। ठीक, और दूसरा क्या है? दूसरा एक्सेप्शन है कि अगर कोई पर्सन अरेस्ट या डिटेन किया गया है अंडर एनी लॉ प्रोवाइडिंग फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन, मतलब कोई भी ऑफेंस अगर होने जा रहा है उसको प्रिवेंट करने के लिए डिटेन वगैरह किया गया है, कुछ भी है, प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर उसे अगर डिटेन किया गया है तो भी उसे फर्स्ट और सेकंड क्लोज के राइट्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, ये क्लोज 3 बोलता है आर्टिकल 22 का। इसका ही क्लोज 4 क्या कहता है? इसका ही क्लोज 4 ये कहता है कि अगर प्रिवेंटिव डिटेंशन के मतलब यहाँ पर आपने उसे क्या कहते हैं ना, अगर देखो प्रिवेंटिव डिटेंशन के ब्याह पर आपने उसे अरेस्ट और डिटेन कर लिया तो इसका मतलब 24 घंटे से ज़्यादा भी रख सकते हो, क्योंकि उसे वो तो फर्स्ट और सेकंड जो क्लोज है उसके तो राइट्स मिलने नहीं ना। तो अगर उसे 24 घंटे ज़्यादा रखोगे तो फिर भी उसे मिनिमम 3 महीने तक रखा जा सकता है प्रिवेंटिव डिटेंशन के ब्याह पर, 3 महीने। और 3 महीने से ज़्यादा वो पीरियड एक्सीड नहीं करना चाहिए। और 3 महीने से ज़्यादा वो पीरियड एक्सीड नहीं करना चाहिए। और ऐसा होता है तो फिर एक कमेटी वगैरह गठित की जाती है पूरा, जिसमें जज जो हाई कोर्ट वगैरह होते हैं उनकी क्वालिफिकेशन के लेवल के, तो उनके ही मतलब सलाह से ही काम होता है। तो बस आपको इतना ही याद रखना है, इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब आर्टिकल 23 देख लेते हैं। आर्टिकल 23 बोलता है प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर। ठीक है, ये ह्यूमन बींग में ट्रैफिकिंग नहीं होगी, जो ये क्या कहते हैं स्मगलिंग वगैरह होती है ना, इस इधर से उधर भेजा जाता है काम वाम कराने के लिए या फिर किसी और पर्पज़ से, और या फिर फोर्स्ड लेबर मतलब बंधुआ मजदूरी जिसे बोलते हैं, वो सब जो है प्रोहिबिटेड होगा। ठीक है, और इन अगर ये सब कुछ होता है तो ऑफेंस माना जाएगा जो पनिशेबल होगा अकॉर्डेंस विद द लॉ। ये आर्टिकल 23 बोलता है ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग प्रोहिबिटेड, और फोर्स्ड लेबर जो होगी वो भी प्रोहिबिटेड होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 24 आर्टिकल 24 क्या बोलता है? प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज। ठीक है, तो जो भी बच्चा 14 साल से नीचे होगा उसको काम नहीं करने दिया जाएगा किसी भी फैक्ट्री में, प्रोहिबिट होगा वो, या फिर किसी भी माइन में, या फिर कोई ऐसा काम जो हैजर्डस हो। ठीक है, जो खतरनाक साबित हो सके, तो 14 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए वो प्रोहिबिट होगा। यह आर्टिकल 24 बोलता है। आर्टिकल 25 होता है फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेशन ऑफ रिलीजन। ये रिलीजन वगैरह से रिलेटेड है। इसमें आप अपने रिलीजन को मतलब प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रोफेस कर सकते हैं, प्रचार प्रसार कर सकते हैं, जो भी है। ठीक है, ये आर्टिकल 25 है। लेकिन इसमें गवर्नमेंट आप पर पाबंदी भी लगा सकती है पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ के ब्याह पर। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। आर्टिकल
आर्टिकल 26 बोलता है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर। ठीक है, आप रिलीजियस अफेयर को मैनेज कर सकते हो कैसे भी, जैसे भी आपको मतलब कोई आपने इंस्टीट्यूट को किसी को इस्टेब्लिश कर दिया चैरिटेबल पर्पज़ के लिए, रिलीजियस पर्पज़ के लिए, ठीक है, या फिर आप एडमिनिस्टर करते हैं प्रॉपर्टी को इन अकॉर्डेंस विद द लॉ, तो ये सब आप कर सकते हैं। आर्टिकल 26 के अंदर ये बोलता है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर, इस पर भी पाबंदी लगाई जा सकती है इन सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ के बिहाफ पर। आर्टिकल 27 बोलता है फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। कोई भी पर्टिकुलर रिलीजन के प्रमोशन के लिए आपसे जो है ना मजबूर नहीं किया जाएगा आपको टैक्स वगैरह पे करने के लिए, ये आर्टिकल 27 बोलता है। 28 फ्रीडम एज टू अटेंडेंस एट रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और रिलीजियस वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, तो जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन स्टेट द्वारा मेंटेन किया जाता हो, उसे फंड वगैरह स्टेट से मिलता हो, वहाँ पर ये रिलीजियस इंस्ट्रक्शन जो है प्रोहिबिट होंगे पूरी तरीके से, और जो है और ये रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को क्या कहते हैं सुनने के लिए मजबूर भी नहीं किया जाएगा किसी को भी, ये आर्टिकल 28 बोलता है, बिल्कुल फ्रीडम होगी। चलिए आर्टिकल 29 प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़। ठीक है, तो प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़ ये कहता है कि किसी भी, इसका जो फर्स्ट क्लोज है ये बोलता है कि कोई भी सेक्शन हो, ठीक है, किसी भी सेक्शन का सिटीजन हो जो टेरिटरी ऑफ इंडिया में रह रहा है, जिसकी अलग लैंग्वेज है, रहन सहन अलग है, कल्चर अलग है, तो उसे अपने राइट्स को कंजर्व करने का उसे राइट होगा, उस सबको कंजर्व करने का, अपनी भाषा वगैरह को, स्क्रिप्ट वगैरह को, कल्चर वगैरह को कंजर्व करने का राइट होगा, उसे बचाने का राइट होगा। ठीक, कोई भी सेक्शन हो, कोई भी सिटीजन हो किसी भी सेक्शन से, ये आर्टिकल 29 का क्लोज फर्स्ट बोलता है। क्लोज 2 क्या कहता है, क्लोज 2 इंपॉर्टेंट है 29 का क्लोज 2 कि नो सिटीजन शैल बी डिनाइड एडमिशन इनटू एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मेंटेन्ड बाय स्टेट और रिसीविंग एड आउट ऑफ स्टेट फंड्स ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, लैंग्वेज और एनी ऑफ देम। सॉरी, यहाँ पर सेक्स नहीं आएगा, रिलीजन, रेस, कास्ट, लैंग्वेज और एनी ऑफ देम। तो किसी भी सिटीजन को जो है डिनाई नहीं किया जाएगा किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एडमिशन के लिए ऑन बिहाफ ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, लैंग्वेज और एनी ऑफ देम, ये 29 का क्लोज 2 बोलता है। अब 30 पाइए, 30 क्या कहता है, राइट टू माइनॉरिटीज़ टू इस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। सभी माइनॉरिटीज़ को, चाहे वो रिलीजन बेस्ड हो चाहे लैंग्वेज बेस्ड हो, उन्हें अपनी पसंद का जो है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को इस्टेब्लिश करने का अधिकार होगा, ये क्लोज फर्स्ट बोलता है आर्टिकल 30 का। ठीक है, उन्हें अधिकार होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आर्टिकल 31। आर्टिकल 31 जो है कंपलसरी एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी है, जो कि रिपील कर दिया गया है बाय द अमेंडमेंट एक्ट 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978। ठीक, अब आर्टिकल 31A देख लेते हैं। 31A बोलता है सेविंग ऑफ लॉज प्रोवाइडिंग फॉर एक्विजिशन ऑफ एस्टेट्स। ठीक, तो जो एक्विजिशन ऑफ एस्टेट वगैरह के लिए जो लॉ है उनको सेव वगैरह करने के लिए, तो वो यहाँ पर डाले गए हैं आर्टिकल 31A में। आर्टिकल 31B क्या बोलता है, वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स एंड रेगुलेशन। जो भी इससे रिलेटेड थे, क्या कहते हैं, 9th शेड्यूल वगैरह में जो भी प्रोविज़न वगैरह डाले गए थे, तो वो सब वैलिड होंगे, प्रॉपर्टी वगैरह से रिलेटेड जो भी एक्ट होंगे। आर्टिकल 31C क्या बोलता है, सेविंग ऑफ लॉज गिविंग इफेक्ट टू सर्टेन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। मतलब यहाँ ये कहना चाह रहा है, अगर DPSP को इम्प्लीमेंट करते समय अगर आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 का वॉयलेशन होता है तो फिर वो वॉइड नहीं माना जाएगा, DPSP को उस वक्त वॉइड नहीं माना जाएगा। 31C में ये बात की गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हाँ जी, अब है आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 में रेमेडीज़ की बात की गई है, एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। अगर आपके फंडामेंटल राइट का वॉयलेशन होता है तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। 32 में सुप्रीम कोर्ट और 226 में हाई कोर्ट जा सकते हैं, रिट जारी हो जाती है। आइए आप बात की गई है आर्टिकल 32 में। और फिर आर्टिकल 33 आता है। आर्टिकल 33 में बात की गई है पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मॉडिफाई द राइट्स कन्फर्ड बाय दिस पार्ट इन देयर एप्लीकेशन टू फोर्सेज। जो भी फोर्सेज वगैरह हैं, आर्म्ड फोर्सेज वगैरह, उनके लिए वो अपने हिसाब से, मतलब पार्लियामेंट के पास पावर है, उनको मॉडिफाई कर सकते हैं उनके लिए, स्पेशली उनके लिए। ये आर्टिकल 33 है। तो फंडामेंटल राइट्स का चैप्टर आपका यहीं ख़त्म होता है।
34 और 35 जो आर्टिकल है उसमें कुछ ऐसा है नहीं कि एग्ज़ाम में आ जाए, तो सभी इंपॉर्टेंट्स आर्टिकल आपको बता दिए गए हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है देन प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू, बाय बाय, गुड।